ओके 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और प्रशांत सावंत और राजेश सतपुते पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और 5paisa.com के रुचित जैन भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा से होगी खास बातचीत। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर का पूरा एक्शन बताने के लिए असीम मनचंदा और यतिन मोता इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक बार ज़रा रुक करते हैं मार्केट का इस समय। और करीब करीब निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट ऊपर 24,140 पर, लेकिन थोड़ा हायर लेवल से कूल ऑफ ज़रूर हुआ है मार्केट में। आज के जो दो सेक्टर्स हैं वो हैं PSU बैंक्स और सीमेंट। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इस समय डे हाई पर 2.5% का मूव यहाँ पर, और उसको लीड कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। PNB टॉप गेनर है, हालांकि इस इंडेक्स में 4% ऊपर है, लेकिन SBI का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करीब करीब 2% ऊपर। उसके अलावा इंडिया सीमेंट FNO का टॉप गेनर 6% ऊपर। अब MCX, GNFC, महानगर गैस, सेल यहाँ अच्छी खासी बाइंग। टेलीकॉम स्टॉक्स में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, खासतौर से वोडाफोन आइडिया में, इवन भारती में हायर लेवल से। और उसके अलावा कहाँ पर मूव आ रहे हैं इस समय, पॉलीकैप करीब करीब 4% नीचे ब्लॉक डील के बाद। और संवर्धन मदरसन एक और स्टॉक है जहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। वीरू जी हाँ, तो ये बाजार की अभी तक की छोटी सी समरी थी। इस बीच चलिए काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रशांत सावंत, राजेश सतपुते, अमोल अठावले, रुचित जैन जुड़ चुके हैं इस पैनल में। आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अमोल, गुड मॉर्निंग। आपका आज का व्यू, दो ट्रेड्स आपके। मुझे एक बाटा इंडिया अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1450 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1500 और 1520 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1420 का। एक बड़े रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, 2 या 3 वीक का कंसोलिडेशन हुआ है, और फिलहाल अभी 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लार्जर टेक्सचर बुलिश है, तो मैं सपोर्ट लेवल पे बाय रिकमेंड कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 120। दूसरा मुझे जियो फाइनेंस अच्छा लग रहा है। 357 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा ऊपर है। पोजिशनली इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 375 और 380, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 347.90। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, 2-3 वीक का टाइट कंसोलिडेशन हुआ है। नियर 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। आज का वीकली जो लो बनेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक में एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। ओके, अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। जी वेरी गुड मॉर्निंग। दो पिक्स है, दोनों बाई साइड है और दोनों ही SBI के ही स्टॉक्स है। फर्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम आज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक में देख रहे हैं। सो PSU बैंक्स वैसे भी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस नो बताया है पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पे लीडरशिप प्राइवेट सेक्टर बैंक से रहेगी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कैचअप मूव के साइंस है, क्योंकि कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ 848 के स्टॉप लॉस से SBI में खरीदारी करे, 880 के अराउंड के नियर टर्म टारगेट्स करे। और सेकंड पिक SBI लाइफ में ही रहेगी, जहाँ पे ये स्टॉक ने भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले एक हफ्ते में दिखाया है, और ये पूरा कंसोलिडेशन उसके जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर हुआ है। सो यानी कि ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है, और विद इन द ब्रॉडर अप ट्रेंड स्टॉक ने एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज कंप्लीट किया और अब ब्रेकआउट के वर्ज पर है स्टॉक। तो SBI लाइफ करंट लेवल्स पे खरीदारी करे 1440 के स्टॉप लॉस से 1530 और 1550 ये दो टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी अमोल के और रुचित के दो ट्रेड्स हो गए। राजेश जी, आपके ट्रेड्स क्या हैं? और आई थिंक आज सुबह से आपने एक चीज़ मिस कर दी। हमने मेरे ख्याल से डाबर में एक बड़ा खूबसूरत ट्रेड पिक किया, डाबर एट डे हाई, आई मीन 602 पे पिक किया था। राजेश जी, आज आपने अपना फेवरेट ब्रिटानिया को मिस कर दिया। इट्स 5470, और ये जब निफ्टी FMCG में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, 5433 को क्रॉस कर गया आज। फर्स्ट डे में मेगा शॉर्ट कवरिंग, OI शेड हुआ। देखिए आप शॉर्ट कवरिंग कैसे आती है। 1400 शेयर कम हुए, प्राइस अप बाय 3-4%। आपका व्यू यहाँ पे और आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वीरेन जी, बहुत खूब। देखिए, ब्रिटानिया मिस हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 5600 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 5460 का। सो ब्रिटानिया, यस, इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। वीरेन जी, देखिए, मेरी नजर जो है इसी सेक्टर पे है, तो एक पिक जो मुझे लगता है कि आशीष जी ने यहाँ पे शेयर किया था, वो था नेस्ले। बहुत क्लीन ब्रेकआउट है नेस्ले का। कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट रेंज इसने निकाला है, हाई निकाला है पिछले 10 दिनों का। और जिस तरह से पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है इसका एक स्विंग का टारगेट बनेगा 2620 का, 2620 से लेकर 2650। सो नेस्ले इंडिया इज अ बाय।
स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 25-30 का। वीरेंद्र जी, नेस्ले के बाद अगर कोई बड़ा हेवीवेट मेरे नजर पे आ रहा है, वो एक नजर आप लार्सन एंड टुब्रो पे रखे। मुझे लगता है एल में यहाँ पे जिस तरह से वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक स्विंग मिलना चाहिए। 2593 करंट प्राइस है फ्यूचर में, इसका टारगेट सेट करें 3650 का, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 3570 का। तो इट्स अ बाय इन लार्सन एंड टुब्रो एंड इट्स अ बाय इन नेस्ले। जी हाँ, नेस्ले में एल&टी में बाय। अच्छा, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इस वक्त लेके आइएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार। आज क्लियरली ये इंडेक्स लीड लेता हुआ, अब इवन आई थिंक अभी ब्रिटेनिया की बात हुई, टाटा कंज्यूमर को देखिए वो भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, 0.5% ऊपर ये इंडेक्स आके ट्रेड कर रहा है। मूव शानदार है। अब चलते हैं टाटा कंज्यूमर के स्क्रीन पे। यस, 3-4% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स? वीरू जी, मेरे जो दो पिक्स रहेंगे उनमें फर्स्ट होगा अल्केम। यहाँ पे एक अच्छा लोअर हाई बनाने की, लोअर बॉटम, हायर बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लग रहा है एक बेस बन चुका है यहाँ पे। सो स्टॉप लॉस रखेंगे 4940, 4940 स्पॉट, और यहाँ से टारगेट होगा 5150, 5150 का। और नेक्स्ट पिक होगा मिड कैप आईटी से बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट। यहाँ पे करीबन स्टॉप लॉस रखेंगे 675, 675, और मुझे लग रहा है ये स्विंग करीबन 720, 720, 725 तक जा सकता। ओके, एक बार व्यू लेते हैं संवर्धन मदरसन पर। संवर्धन मदरसन पिछली सीरीज बहुत शानदार थी, वन वे गेंस थे यहाँ पर। आज यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। प्रशांत जी, कोई व्यू इस स्टॉक पर, संवर्धन मदरसन पर? जी अनुज जी, यहाँ पे अगर देखें तो बहुत स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा कूल डाउन होना जरूरी है। और काफी दिनों के बाद अगर हम देखें तो प्रीवियस डे लो ब्रीच हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी अगर किसके पास लॉन्ग्स हो तो 190 के जस्ट नीचे 189, 188 के आसपास ट्रेल करें। और फ्रेश बाइंग करनी कहाँ करनी चाहिए, तो करीबन 180 के आसपास ये मिले तो एक बहुत अच्छी एंट्री होगी। तो फिलहाल सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना चाहिए फॉर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स। ओके, चलिए तो आपके दो ट्रेड्स यहाँ पे भी हो गए, संवर्धन पे भी कमेंट आ ही गए। 36,052 ये है निफ्टी आईटी का स्तर। कल के एक वाइल्ड मूव के बाद, कल याद रखिएगा सबसे बड़ा सेक्टोरियल अगर स्विंग कहीं था वो था आईटी पे। मनोज, आज थोड़ा सा अटकता हुआ ये स्पेस, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, हल्का सा बैकफुट पे आ चुका है, और ये वही पॉइंट स्ट्राइक करता हुआ जहाँ पे मार्च 2024 को कोलैप्स हुआ था। आईटी पर टेक क्या बन रहा है मुझे उस वक्त? बिल्कुल वीरू, और बिल्कुल मैं इसका चार्ट देख रहा था, और अगर बाउंस बैक आना है तो यहीं से आना है, वरना अदरवाइज़ ये जो इंडेक्स है वो अगर आप देखेंगे चार्टिकली काफ़ी एलिवेटेड है, सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है इस समय। और एक और चीज़ यहाँ पर होगी कि थोड़ा सा इसका ट्रेंड ऐसा ही रहा है, एक बड़े ग्रीन बार के बाद नॉर्मली ये 3-4 रेड बार्स दिखाता है, उसके बाद फिर वापस एक ग्रीन बार आता है। इसका आप पिछले 4-5 हफ्ते का अगर ट्रेंड देखेंगे तो आपको इसी तरीके से दिखाएगा। जब भी एक बहुत बड़ा ग्रीन बार आया, उसके बाद उस ग्रीन बार को वो वायलेट नहीं करता है, लेकिन अगले 3-4 दिन जो है वो रेड बार्स उस शेडो में रहते हैं उस ग्रीन बार के, उसके बाद एक और ग्रीन बार आता है। नॉर्मली इस तरीके का ट्रेंड रहा है आईटी का, मेरे ख्याल से शायद इस बार भी वही हो रहा है। इसके लिए आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, और प्लस अब अर्निंग सीजन भी आने वाला है, तो थोड़ा उससे रिलेटेड मूव्स भी कुछ टाइम में यहाँ से आने शुरू होंगे वीरू। ये एक व्यू हो सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं वीरू, अब हमारे अगले एक्सपर्ट तैयार है हमारे साथ। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं। मिहिर इक्विटी फिक्स इनकम दोनों एसेट क्लास में काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। मिहिर, गुड मॉर्निंग। एक वन वे रैली मार्केट में, ख़ास तौर से पिछले एक हफ्ते में, और इस मार्केट ने शायद शॉर्ट्स को ट्रैप किया और उसके बाद इस तरीके का मूव्स। अब क्या ये मार्केट लेकिन थोड़ी सी आपको ओवरबॉट लग रही है, और क्या थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है यहाँ पर? नमस्कार अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड मैं कहूंगा कि स्टॉक बाय स्टॉक देखें तो बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी भी मैं कहूंगा कि जो निफ्टी 50 है फॉर एग्जांपल, उसके अगर एग्रीगेट वैल्यूएशन की बात करें तो इतने एक्सपेंसिव नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो अगेन इंडेक्स लेवल पे अगर देखें तो वहां पे जो अर्निंग्स जो है वो काफी सुपीरियर है, पी रेशियो वगैरह थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसको अगर हम ग्रोथ के लिए एडजस्ट करें तो इतना महंगा नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से एक अभी भी माहौल ऐसा है कि ग्लोबल इकोनॉमी ठीक कर रही है, यूएस खास करके बहुत ही स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड है। इंडियन इकोनॉमी तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि अच्छा करेगी।
इलेक्शन का जो अनसर्टेनिटी था वो पास्ट है, और अब नेक्स्ट एक महीने के लिए लोग मेरे ख्याल से बजट को लुक फॉरवर्ड करेंगे, होपफुली विद फ्यू मोर पॉजिटिव अनाउंसमेंट, बॉडी लैंग्वेज फिनेंस मिनिस्टर की देखेंगे वगैरह। तो मेरे ख्याल से देयर आर इनफ फैक्टर्स जिससे माहौल ऐसा पॉजिटिव रह सकता है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन हमको स्टॉक बाय स्टॉक देखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छी वैल्यू अवेलेबल है। एक साल के पहले के कंपैरिजन में मैं कहूंगा तो स्टॉक पिकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है पहले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो केयरफुली सिलेक्टिवली क्वालिटी स्टॉक्स में अगर हम काम करें तो अभी भी काम हो सकता है। ओके, बिल्कुल। अब मेरा अगला सवाल आज का जो बिग न्यूज़ था उसके ऊपर, टेलीकॉम सेक्टर बड़ा पैसा बना यहाँ पिछले 3 महीने में। अब लेकिन टैरिफ हाइक्स क्लियरली विजिबल हैं। आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन क्या इस सेक्टर में आगे पैसा बनेगा? पॉसिबल है। मुझे लग रहा है कि ये जो एक अनसर्टेनिटी थी कि हाइक होगी नहीं होगी कब होगी, तो दैट इज पास्ट अस, और सेक्टर मेरे ख्याल से अभी एक स्टेबल सेक्टर बन गया है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर है ये मुझे मेरे ख्याल से एक कंज्यूमर टाइप ऑफ सेक्टर बन गया है विद अ स्टेडी ग्रोथ, स्टेडी विजिबिलिटी। ये जो इवेंट था शायद एक्सपेक्टेशन के थोड़े महीने पहले आ गया, तो विच इज अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव, बट आई वुड से दैट नाउ वी शुड कंसीडर टेलीकॉम एज अ स्टेबल सेक्टर। ऐसा ये सेक्टर 35% या 40% अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देगा, बट ऐसा भी नहीं होगा कि अर्निंग्स 0% ग्रो करेंगे। तो एक मैं कहूंगा जैसे हम एफएमसीजी को ट्रीट करते हैं, जैसे नॉर्मल मैच्योर इंडस्ट्रीज को ट्रीट करते हैं, उस तरह से ये सेक्टर ग्रो करेगा। और ऑफ कोर्स विद कॉर्पोरेट डेटा एक्सेट्रा यूजेज वगैरह, तो एक एडिशनल ट्रिगर, तो मेरे ख्याल से एक मार्केट परफॉर्मर सेक्टर ये डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा महेश जी, जैसे कि अभी अनुज ने जो प्रश्न पूछा टेलीकॉम टैरिफ हाइक और उसका इम्पैक्ट, आपने उस पर अपनी राय रखी। जब आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि सेंसिबल होके अगर पैसा और स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाए तो पैसा बन सकता है, उस कड़ी में आप कल के सेक्टर यानी सीमेंट को कैसे रीड कर रहे हैं? यहाँ पे जो M&A एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कल आई थिंक अल्ट्राटेक ने अब इंडिया सीमेंट्स पे दाव खेला, अब एग्जैक्टली वो कंप्लीट बाय आउट के लिए जाएंगे या फिर उन्होंने सिर्फ एक चंक ब्लॉक किया है? इसके बारे में अभी तक आई थिंक ये तो भविष्य में ही क्लियर होगा, पर आपका सीमेंट पे सेंस क्या है इस वक्त? क्योंकि ज़्यादातर स्क्रिप्स जो हैं और स्टॉक्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए सीमेंट पे मेरा व्यू ये है कि ये कंसोलिडेशन की जो थीम है वो बहुत सालों से हम देख रहे हैं और होप कर रहे हैं, लेकिन जिस जिस एक्सपेक्टेशन या जिस स्पीड से कंसोलिडेशन होनी है वो स्पीड से नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि डील्स हो रही है, लेकिन साल में एक छोटी सी डील होती है वगैरह वगैरह। तो ऐसा कोई बड़ा कंसोलिडेशन सेक्टर में नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर द वन बिग वन दैट हैपेंड 2 years ago, जिसमें एक बड़े बिजनेस हाउस ने जो कंसोलिडेट किया, वो एक बड़ा मूव था। लेकिन उसके अलावा छोटी कंपनीज मर्जिंग इनटू लार्जर कंपनीज कम पेस पे हुआ है, क्योंकि कैसे भी करके जो प्राइसिंग पावर है, तो बेसिक मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी पे इवन स्मॉलर यूनिट्स आर वर्किंग। तो मैं सीमेंट सेक्टर को अभी भी एक कमोडिटी सेक्टर की तरह ही ट्रीट करूंगा, और मैं इसमें प्राइसिंग पावर का बेट नहीं लेके उसको वॉल्यूम ग्रोथ का जो जहां पे ज्यादा स्कोप है उस तरह से कंपनी पिक करेंगे। तो जो कंपनीज ने अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑर्गेनिकली अनाउंस की है वो हमारे ज्यादा प्रेफरेंस में रहेगी कंपेयर टू कंपनीज वेयर वी थिंक प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम ज्यादा देखें तो मेरे ख्याल से मार्जिन स्टेबल अज्यूम करें, ऐसा कोई बड़ी मार्जिन इंप्रूवमेंट की होप ना हो। तो फिर जहां पे कंपनीज ने कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस की है वो हमारी ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। तो वी वुड गो फॉर वॉल्यूम ग्रोथ रादर देन मार्जिन एक्सपेंशन। ओके, चलिए, तो ये 2 मापदंड और आपने सीमेंट बता दिए जिसके आधार पे आप स्टॉक्स पिक करेंगे। अच्छा सर, वो स्पेस में है सर जहाँ पे अब थोड़े से आप अनकंफर्टेबल हैं हालिया मूव के बाद, स्पेशली आई थिंक लास्ट 6 महीने में, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो HFCs हों, चाहे वो रियल स्टेट एंसिलरी हों। आपके अनुमान के मुताबिक इस अर्निंग सीजन के स्टार्ट होने से पहले अपने फेयर वैल्यूएशन से क्या ऊपर ट्रेड कर रहा है इस वक्त, जिसको थोड़ा सा आप अवॉइड कैटेगरी में रख के चल रहे हैं? तो देखिए अभी मैं कहूंगा कि जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स थे उसमें काफी अच्छे मूव्स आ चुके हैं लास्ट पिछले 1 साल में 6 महीने में। तो उसमें मैं कहूंगा कि स्टॉक पिकिंग 6 महीने के पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। अभी हमारा डायलेमा ये है कि प्रॉब्लम ये है कि पजल ये है कि जहां पे
बेस्ट ग्रोथ हमें दिख रही है नेक्स्ट 3-5 साल 10 साल के लिए, उसके अब वैल्यूएशन भी कैचअप अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि स्टॉक पिकिंग पहले के हिसाब से थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, वो ये क्लासिक एग्जांपल है। सो मेरे ख्याल से अब मेरे ख्याल से जो यूनिवर्स है शायद थोड़ा श्रिंक हो गया है। तो उसकी वजह से हम जो है ज्यादा सिलेक्टिव रहेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि काफी सारे जो स्टॉक्स थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक थे, कैपिटल गुड्स लिंक थे, उसमें एक बड़ी रन आई है, तो उसमें अभी ज्यादा सिलेक्टिव होने का स्कोप है। बट वही सेक्टर में अगर हम देखें कि कंस्ट्रक्शन वगैरह जो सेगमेंट्स है, उसमें वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबली एक्सपेंसिव है। तो मे बी वी कैन फोकस विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर थीम आल्सो, देयर आर डिफरेंट वेज वी कैन फोकस। आउटसोर्सिंग की जो थीम है इंडिया से, एक्सपोर्ट्स, आउटसोर्सिंग, इंडिजिनाइजेशन, वो थीम मेरे ख्याल से अभी भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आज के पी या FY25 FY26 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हाई भी दिखते हैं, तो हम उसको लुक थ्रू करके बियॉन्ड देखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम एक्सपेंसिव जो है वैल्यूएशंस, करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से, करंट ईयर के हिसाब से, उसको हम इग्नोर करके लॉन्गर टर्म व्यू लेके चल सकते हैं। मैं कॉशियस रहूंगा सेगमेंट्स जहां पे, या तो एक वॉच लिस्ट पे रहूंगा सेगमेंट्स जहां पे विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इतनी क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने FMCG की बात की, तो मॉनसून की अनसर्टेनिटी चल रही है और अभी भी ऐसे कोई बड़े आसार नहीं है कि वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। ये 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 सेगमेंट काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है, तो रिलेटिव वैल्यूएशंस में अब अट्रैक्टिव हो गया है। लेकिन जो ट्रिगर होना चाहिए उसकी हम वेट कर रहे हैं। तो FMCG है, ग्लोबल कमोडिटीज हैं, एनर्जी स्टॉक्स हैं, मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग वगैरह है, जो ग्लोबली लिंक सेक्टर्स हैं, और यहाँ पे लोकल सेक्टर्स है जहां पे लोअर एंड कंजम्पशन में पिकअप की वेट करना है, वो सेक्टर्स हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे, थोड़े कॉशियस रहेंगे, ट्रिगर्स की वेट करेंगे उसके, न कि हम वैल्यू बाइंग करें उसमें। अगर वैल्यू तो है ही, लेकिन एक अर्निंग्स विजिबिलिटी आ जाए उसके बाद हम उसको देखेंगे। मेहर जी, अब कुछ ही दिनों में हम अर्निंग सीजन में आ जाएंगे और आईटी ऑब्वियसली द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। लार्ज कैप आईटी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है पिछले कुछ टाइम में, एटलीस्ट स्टॉक वाइज, भले ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रही हो। अब यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, आईटी में व्यू वही है कि जो प्लेन वनीला कमोडिटी आईटी कंपनीज है, उसमें विजिबिलिटी 5 से 10% से ज्यादा ग्रोथ की तो नहीं दिख रही है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने गाइड किया है सिंगल डिजिट में या तो वेरी लो डबल डिजिट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। तो आईटी में हमारा प्रेफरेंस अभी भी मोस्टली मिड कैप और सिलेक्टिव बिजनेस मॉडल्स पे है, रादर देन द बिग ब्रश। हाँ, लास्ट 1 महीने में जो हमने एक अप मूव देखा है, एक तरह से हम कह सकते हैं यूएस मार्केट की तेजी की वजह से थोड़ा पिकअप तो होता ही है, क्योंकि सारे कस्टमर्स, मेजॉरिटी कस्टमर्स जो हैं वो यूएस के हैं। तो एक रीजन वो है कि यूएस मार्केट नैस्डैक चला है, तो एक कैचअप ट्रेड होगा। और दूसरा, हमारा भी मार्केट, बाकी सब सेक्टर्स चले तो थोड़ा कैचअप वैल्यूएशन में वहां भी हुआ है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल गाइडेंस में, एक्चुअल रिजल्ट्स में कोई इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं। पिछले 2-3 क्वार्टर्स हम देखें तो ऐसी कोई इंडिकेशंस नहीं है कि बड़ी ऑर्डर बुक में एक पुश मिला है या कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में कोई चेंज आया है। तो बिजनेस एज यूजुअल है, ये मैं कहूंगा एक स्टेडी मीडियम ग्रोथ काइंड ऑफ सेक्टर रहेगा। बट मिड कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो देयर आर कंपनीज जो अपनी अपनी नीश में अच्छा कर रही हैं, तो हमारा फोकस ज्यादा वहीं रहता है। लार्ज कैप आईटी कंपनीज में हम अभी भी अंडरवेट हैं। ओके, लार्ज कैप में भी अंडरवेट हैं। ऑटोमोबाइल में बहुत शानदार मूव्स आए हैं मेहर जी, चाहे कोई भी पॉकेट हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पर क्या अभी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं और क्या ऐड कर रहे हैं आप यहाँ पर? ऑटोमोबाइल्स में हमारा पोजीशन ओवरवेट रहा है अभी तक, तो पिछले 2-3 महीने से, क्योंकि हमारे फंड की लाइफ ही उतनी थी। लेकिन अब हम, मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा, तो हम ऐड नहीं कर रहे पोजीशंस को। एंड जो ऑटो है और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। अभी भी पोजीशन तो ओवरवेट है, लेकिन उससे ज्यादा ओवरवेट जाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी विल सी कि मॉनसून का जो प्रोग्रेस है खास करके उसकी क्या इम्पैक्ट आती है। देर आर सम इंडिकेशंस के सम पॉकेट्स, फॉर एग्जांपल कार वगैरह में थोड़ी इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है। तो वो सब एक हम वेट एंड वॉच एटीट्यूड ले रहे हैं। अभी भी पोजीशन तो ओवरवेट है, लेकिन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अच्छा मेरे सर, ये कमोडिटीज़ में आपका इंटरेस्ट कितना है इस वक्त, और स्पेशली ये जो
केमिकल स्पेस में मूव आने शुरू हुए थे, स्पेशली आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ जून में। आपने कुछ गौर फरमाया उसमें? आपका इंटरेस्ट है इस वक्त? कुछ एडिशन किया है आप लोगों ने यहाँ पर? जो कमोडिटीज में हम ग्लोबल कमोडिटीज को छोड़ दें, जैसे हमने बात किया ग्लोबल कमोडिटीज, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, वहां तो हम अंडरवेट ही हैं। जो स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग वाली जो थीम्स हैं, उसमें मैं स्ट्रक्चरली तो पॉजिटिव हूँ। हम लोग बस यही टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना की ओवरहैंग थी वो अब कम हो रही है कि नहीं, क्योंकि ये सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल्स में हम अगेन मार्जिन इंप्रूवमेंट का प्ले नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम इंप्रूवमेंट का प्ले करेंगे, क्योंकि पिछले 4 साल में 3 साल में काफी सारी मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज इन द स्पेशलिटी केमिकल स्पेस ने अच्छे वॉल्यूम एक्सपेंशन अनाउंस किए हैं। तो जो जैसे जैसे वो कैपेसिटीज ऑनलाइन आएंगी, वी विल सी टॉप लाइन ग्रोथ, वी विल सी बॉटम लाइन ग्रोथ। तो जहां जहां हम कैपेसिटी एक्सपेंशन देखेंगे वहां हमारी प्रेफरेंस रहेगी। और मैंने देयर आर मेनी कंपनीज जिन्होंने काफी अच्छी कैपेसिटीज बढ़ाई हैं। उसमें एक ही रिस्क होता है कि जब कैपेसिटीज आती हैं तो स्टार्टिंग में फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती है, तो थोड़े क्वार्टर्स एक मार्जिन का ड्रैग हो सकता है। तो वो सब कैलकुलेट करके एक बेटर टाइमिंग हो सकती है। बट अगर मैं 5 साल का व्यू लेके चलूं, 3 साल का व्यू लेके चलूं, तो काफी अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी कैपेसिटीज नो अनाउंस की हैं। तो ये सेगमेंट डेफिनेटली हम नेक्स्ट 2 to 4 क्वार्टर्स में हम हमारा एक्सपोजर इंक्रीज करेंगे इसमें। अच्छा महेश सर, एक और स्पेस मतलब टाइम वाइज भी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, मैं आपको कुछ देर के लिए वाइट गुड सेगमेंट पे और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाऊँ। वहाँ पे आपके पास डिक्सन था और डिक्सन की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि पूछिए मत। मेरे ख्याल से मिड 23 के बाद एक वर्टिकल राइज, बट एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था इनकी प्राइस परफॉर्मेंस में और एक टिपिकल वाइट गुड सेगमेंट वाली कंपनियों में, हेवल्स में, वोल्टास में। लेकिन इस बार वो भी जो डिफरेंशियल था पूरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि वोल्टास ने भी डिलीवर किया, हेवल्स ने भी। क्या यहाँ पे अब रीजनेबल प्रॉफिट्स बन चुके हैं आपके मुताबिक? क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? सर्टनली। सो हमारी जो प्रेफरेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग पे ज्यादा है कंपेयर टू द प्योर वाइट गुड सेगमेंट। प्योर वाइट गुड सेगमेंट में क्या हुआ है कि जो समर थी वो काफी हार्श थी, और उसकी वजह से खास करके एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन वाले जो सेगमेंट्स थे उसमें डिमांड बेटर देन एक्सपेक्टेड आई थी और थोड़ी पेंट अप डिमांड भी थी। तो मेरे ख्याल से ये एक समर काइंड ऑफ सीजनल प्ले था। हाँ, स्ट्रक्चरली हमारी पेनिट्रेशन तो कम ही है। एयर कंडीशनिंग हमारा जो पेनिट्रेशन है वो चाइना से कंपेयर करें या कोई भी डेवलपिंग मार्केट से कंपेयर करें तो पेनिट्रेशन तो कम ही है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी तो है ही। बट ये काफी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट था, तो मार्जिन्स नहीं दिख रहे थे। ये समर में क्या हुआ कि सडनली इतनी ज्यादा डिमांड आ गई गर्मी की वजह से कि सबकी कैपेसिटीज बिक गई, और एक मार्जिन इंप्रूवमेंट भी शायद हमें देखेंगे। बट ये सस्टेन होगा और क्या रेट पे सस्टेन होगा वो हमें देखना है। बट हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग की बात करें तो वहां तो द स्काई इज द लिमिट, क्योंकि न सिर्फ हम डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं डिमांड की, लेकिन हम एक्सपोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। तो वहां तो मेरे ख्याल से जो प्रेफरेंस है वो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रक्चरल कॉल लेके हम चल रहे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो प्लेस हैं उसमें हमारा व्यू ज्यादा लॉन्ग टर्म है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले प्लेस हैं उसमें हम मोर टैक्टिकल कॉल्स लेके चलते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी सेक्टर्स पर और मार्केट्स पर। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, जहां पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई। कल जियो ने टेरिफाई किया, आज भारती ने टेरिफाई किया। प्लान्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं और टेलीकॉम पर अब ब्रोकरेजेस के क्या व्यू हैं, इन दोनों पर बात कर लेते हैं। असीम के पास चलते हैं पहले न्यूज़ के लिए, उसके बाद यतिन के पास चलेंगे इस न्यूज़ के इम्पैक्ट के लिए। असीम, कल आपने ब्रेक किया था कि कंपनियां टैरिफ हाइक करेंगी, कल ही आ गई वो। अब बताइए कि कितना प्राइस हाइक रहा और क्या आगे और प्राइस हाइक्स भी आएंगे, ऐसा कुछ आपको अगर कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो। देखिए, टैरिफ हाइक की चर्चा काफी लंबे समय से थी और लेकिन ये था कि ये कब होंगे और कितने होंगे और इसका ट्रिगर क्या होगा। तो जैसे स्पेक्ट्रम ऑक्शन खत्म हुई तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि वो ट्रिगर अब मिल गया है और अब टैरिफ बढ़ने वाले हैं। तो अब टैरिफ हाइक कल से ही आपको देखने को मिल गए। सबसे पहले लीड ली रिलायंस जियो ने 12.5% से लेकर के 25% तक के आसपास टैरिफ हाइक किए।
हमने आप उसी वक्त दर्शकों को बता दिया था कि अब बारी आ चुकी है कि दूसरी कंपनियां भी इसको फॉलो करेंगी। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ही इसको हाइक इसके आप आते हुए देख सकते हैं। तो आज सुबह ही एयरटेल ने बाजार खुलने से पहले बता दिया कि उसने टैरिफ हाइक कर दिया है। 10% से लेकर के 23% तक का ये टैरिफ हाइक है। थोड़ी देर में वोडाफोन आइडिया भी अपनी टैरिफ अनाउंसमेंट करेगा, खासतौर पे कि वहां भी आपको 10% से लेकर के 22% तक की हाइक आपको देखने को मिल सकती है। और खासतौर पे कि ये 2.5 साल बाद टेलीकॉम कंपनियों ने हेडलाइन टैरिफ बढ़ाए हैं। तो आखिरी बढ़ोतरी आपको दिसंबर 2021 में देखने को मिली थी। उसके बाद से लगातार टेलीकॉम कंपनियां इसको डेफर कर रही थी, लेकिन अब सही ट्रिगर पॉइंट आ चुका, तो इसलिए टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ बढ़ा दिए। तो एक बड़ा हाइक हम यहाँ कह सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से किया गया। दूसरा, आपने कहा कि अगर क्या दूसरी हाइक भी देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनी अपने बाकी छोटे प्लान जो है रिजिग कर दे, थोड़े बहुत उनमें टैरिफ हाइक जो है कर दे। लेकिन अब जो इतना मैसिव टैरिफ हाइक आपको यहाँ पर देखने को मिला, तो कम से कम आपको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा कि दूसरा टैरिफ हाइक इसी लेवल का टेलीकॉम कंपनियां आगे करे। तो अगला टैरिफ हाइक हम 6 महीने से पहले नहीं देख रहे। हाँ, बाकी प्लान्स के अंदर थोड़ा बहुत रिजिग टेलीकॉम कंपनियां जो लगातार करती आई हैं, अपने बेस टैरिफ को जैकअप करती आई हैं, वो इस बीच में वो करती रहेंगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया असीम। बिल्कुल, सबसे पहले CNBC आवाज़ ने आपको कल ये इन्फॉर्म किया था कि टैरिफ हाइक बहुत जल्द आने वाला है। आज सुबह यतिन से भी बात हो रही थी कि आज शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एक बार के लिए, लेकिन यतिन ओवरऑल ये स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। तो एक बार थोड़ा सब रिटेल HNI अगर निकलेंगे तो शायद वापस मूव आए, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं सर? बिल्कुल, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि बहुत टाइम से टैरिफ हाइक की गाइडेंस मैनेजमेंट भी दे रही थी, लेकिन ब्रोकरेजेस की माने तो ऑब्वियसली अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। मॉर्गन स्टैनले के हिसाब से जियो ने जो टैरिफ अनाउंसमेंट किया है वो टाइमिंग और प्राइसिंग के हिसाब से इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट जो टैरिफ हाइक किया है उससे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जिसको आरपू बोलते हैं, ये 16 से 18% तक बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आगे जाएंगे तो 18 से 20% के आसपास की और एक हाइक आपको एक्सपेक्टेड रहेगी 12 से 18 महीनों में। करंट मल्टीपल्स जो है वैल्यूएशंस के हिसाब से, उसके लिहाज से पूरे के पूरे टेलीकॉम पैक में 11 से 15% की अभी भी अपसाइड बाकी है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। जेफरीज ने खरीदारी मेंटेन की है भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। 1720 रुपये का टारगेट है उनका भारती पे और 3580 रुपये टारगेट है रिलायंस पे। और जेफरीज को ये लगता है कि जो टैरिफ हाइक हुआ है उससे ओवरऑल बेसिस पे जियो का जो EPS एस्टिमेट्स है वो लगभग फ्लैट टू नेगेटिव रहेगा। ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट कॉल है रिलायंस पे 3046 के टारगेट के साथ, और जैसे कि मैंने पहले कहा जेफरीज का टारगेट बहुत बड़ा है रिलायंस पे 3580 के आसपास। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रखने के लिए। तो ये कुछ कॉल्स यहाँ पर इस समय पर। रुचित, टेलीकॉम स्टॉक्स कोई है आपके रेडार पर? रुचित, अनम्यूट करिए प्लीज। रियली सॉरी। So I think within the entire space देखे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट स्ट्रक्चर्स पे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। भारतीय एयरटेल भी पॉजिटिव है, बट उसमें एक मूव ऑलरेडी आ चुका है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज देखे तो मार्च महीने से एक 3 महीने का कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में दिखाया था, जिसका ब्रेकआउट ये स्टॉक ने 3000 के ऊपर दिया है। सो आई थिंक आगे एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव रहेगा, बट नो इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल रिलायंस के चार्ट से। करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ पे 2950 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। हमें लग रहा है कि ये सीरीज में पॉसिबिलिटी 3250 के अराउंड के टारगेट से रिलायंस में आ सकते हैं। इस बीच रिलायंस पे ये टेक से डिस्क्लेमर, प्लीज़ इस पर एक निजी राय ज़रूर रखिएगा। और इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। लुपिन सुबह आज 1606 की ट्रेजेक्टरी में पिक किया गया था, जरा एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा इसको। पॉसिबली आई थिंक लास्ट ट्रेड प्रशांत मूव अच्छा दिया, 1606 पे पिक किया गया था 1603 की ट्रेजेक्टरी में, नाउ 1620 पे। अच्छा, अमोल है हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा अमोल, आपका टेक लुपिन पे? जी, आई थिंक एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। अभी भी स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल अगर टेक्सचर देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे है, बुलिश कैंडल है। मुझे लगता है कि आई थिंक 1590 के साथ बने रहना चाहिए स्टॉक में। आने वाले दिनों में आई थिंक ये टेक्सचर कंटिन्यू रहता है तो ये स्टॉक में आई थिंक 1630 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर शो को ख़त्म करेंगे। और रुचित और अमोल, थैंक यू सो मच, आज हमारे साथ जुड़े आप। और मार्केट अभी भी डे हाई पर। नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और रिलायंस आज भी
रिलायंस कोई ना कोई सेक्टर चल ही रहा है, कोई ना कोई चल रहा है, लेकिन मेरा व्यू अभी भी वही जो मैंने सुबह आपको बोला था, ये जोन बाय का नहीं है, ये जोन प्रॉफिट बुकिंग का है। 24,150 से 24,200 एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। यहाँ पर फ्रेश बाय नहीं बनता है मेरे हिसाब से। ओके, तो यहाँ फ्रेश बाय नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का जोन है यहाँ पे।